हम आपको पाठ 14 पढ़ा चुके हैं विज्ञान में। आज हम आप लोग को पाठ 15 पढ़ा रहे हैं, गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, तो इस पाठ की शुरुआत में हम आपको पिछले चैप्टर में बताए थे ना, गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है। गोली दर्पण किसे कहते हैं? कांच के किसी खोखले गोले को काट कर, कांच का जैसे कोई खोखला गोला है, कांच का गोला है मतलब पारदर्शक तो होगा ही, कांच है तो दोनों तरफ देखा जा सकता है। तो कांच के किसी खोखले गोले को, ये कांच का कोई खोखला गोला अगर मान लिया जाए, इसको काट कर, मान लो इसको यहां से काट लिया गया, ये काट लिया गया, कांच खोखले गोले को काट लिया गया ना, इसके एक पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, मतलब परावर्तन के लिए छोड़ दिया जाए, तो दूसरे पृष्ठ पर कलई कर दी जाए या लेप कर दिया जाए लेड ऑक्साइड का। ठीक है, तो ये जो बना निकाय है, निकाय यानी सिस्टम, ये जो बना पूरा निकाय है क्या कहलाता है? गोली दर्पण। क्या कहलाता है? गोली दर्पण। ठीक है बेटा, और देखिए किसी कांच की खोखले, ये कांच का कोई गोला था, जो कांच का है तो इसके अंदर भी झांक सकते हैं, इसके बाहर भी झांक सकते हैं, तो कांच के खोखले गोले से इसको काट दिया गया, काट कर इसके एक सतह को परावर्तक पृष्ठ बना दिया गया। परावर्तक पृष्ठ का मतलब जिस पृष्ठ से परावर्तन होता है, जिस पृष्ठ से परावर्तन होता है मतलब जहां प्रकाश टकराकर वापस जाता है, अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, और दूसरे पृष्ठ को क्या कर दिया जाता है? कलई कर दी जाती है। तो वो जो दर्पण प्राप्त होता है, कौन सा दर्पण है? गोली दर्पण। ठीक है, गोली दर्पण किसे कहते हैं? कांच के किसी खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तथा दूसरे पृष्ठ को कलई का लेप कर दिया जाए, तो यह निकाय क्या कहलाता है? गोली दर्पण। परिभाषा याद करनी है इसकी? नहीं याद करनी है, खाली समझ करके ये देख रहे हैं ना, आपके दिमाग में आ जाएगा। कांच का खोखला गोला है, इसको काट दिया गया, काट करके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया गया, दूसरे पृष्ठ को, ये वाले पृष्ठ का क्या नाम है? परावर्तक पृष्ठ। इस पृष्ठ का क्या नाम आ गया बेटा? परावर्तक पृष्ठ। और ये क्या किया गया है? कलई किया गया है या लेड ऑक्साइड का लेप किया गया। तो ये पूरा निकाय क्या कहलाता है? गोली दर्पण। ठीक है, अब गोली दर्पण कितने प्रकार का बताए थे? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दो प्रकार का बताए थे ना। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा गोली दर्पण। अवतल दर्पण की परिभाषा कैसे देंगे? ऐसा गोली दर्पण। और गोली दर्पण की परिभाषा कैसे देंगे? ऐसा दर्पण, मतलब दर्पण का भाग है। ठीक है, और गोली दर्पण का भाग कौन कौन सा है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यानी ऐसा गोली दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ दबे हुए सतह से होता है, जिसमें परावर्तन दबे हुए सतह से होता है, या जिसका दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। जब परावर्तन इस दबे हुए सतह से हो तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और जब ये देखिए, ये आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में कलई किस साइड की जाती है? दबे हुए पृष्ठ की तरफ से, दबे हुए पृष्ठ की तरफ से। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए सतह से न होकर उभरे हुए सतह से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए परावर्तन किधर किधर से होगा? एक बार दबे हुए सतह की तरफ से होगा, एक बार उभरे हुए सतह की तरफ से होगा। ठीक है बेटा, तो ये कौन सा दर्पण है आपका? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ठीक है बेटा, और ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और इसको उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। बोलिए मेरे साथ, क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो गोली दर्पण परिभाषा हमने जाना, और गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। परिभाषा एकदम रटनी नहीं है, मन में खाली इसका चित्र याद रहेगा। तो क्या बता देंगे हम? ऐसा गोली दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ दबे हुए सतह से होता है, जिसमें परावर्तक पृष्ठ दबे हुए सतह की तरफ होता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ऐसा गोली दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए सतह से होता है। अब देखो कलई इस साइड है तो प्रकाश किधर गिरेगा? इधर गिरेगा ना, और इसमें कलई इस साइड है तो प्रकाश इधर गिरेगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। जिसमें परावर्तन दबे हुए सतह से हो, अवतल दर्पण। जिसमें परावर्तन उभरे हुए सतह से हो, उत्तल दर्पण। समझ गए?
गोली दर्पण की परिभाषा, अवतल दर्पण परिभाषा और उत्तल दर्पण परिभाषा। अब आपको दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताने जा रहे हैं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ये आप जानते रहेंगे उन बिंदुओं को, उसी सहायता से हम आपको दर्पण का आगे डेरिवेशन या और बाकी सारी चीजें हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है कि दर्पण का ध्रुव कहाँ है, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, फोकस दूरी क्या होती है। जब ये सब जानते रहेंगे तब ना इन सब का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए दर्पण का ध्रुव। सबसे पहले क्या देखेंगे आप, दर्पण का ध्रुव। खाली ध्यान से समझते जाइए। पोल ऑफ मिरर, सबसे पहले कौन सी परिभाषा हम पढ़ने जा रहे हैं, दर्पण का ध्रुव। ठीक है बेटा, दर्पण का ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल ऑफ मिरर। दर्पण के, ये देखिए ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, ये वाला। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है इसे क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। इसे P से डिनोट करते हैं, किससे, P से, क्योंकि इंग्लिश में इसको पोल कहते हैं ना, इससे किससे डिनोट करते हैं, P से। अवतल दर्पण में दर्पण का ध्रुव कहाँ होगा, यहाँ होगा। और देखिए, और उत्तल दर्पण में दर्पण का ध्रुव कहाँ होगा, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ सतह होता है, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ सतह होता है। और दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का, देखिए ये भी परावर्तक पृष्ठ है और ये भी परावर्तक पृष्ठ है, का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव। परिभाषा समझ गए। कोई पूछेगा दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं तो बता दीजिएगा, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव। दूसरा परिभाषा देखिए, वक्रता केंद्र। दूसरा परिभाषा क्या है, वक्रता। दर्पण का ध्रुव समझ में आया, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। या दर्पण या कोई मिरर है, वो कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये देखिए ये कांच का कोई खोखला गोला था ना पहले, जिसको काट करके हम दर्पण बनाए थे। कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस पूरे खोखले गोले का जो केंद्र होता है, जो क्या होता है, केंद्र, वो दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र क्या कहलाता है। अब देखिए ये भी कांच के खोखले गोले का भाग था ना बेटा, कांच के खोखले गोले का भाग था ना, तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, बताइए, यहां होगा कि इधर होगा, कहाँ होगा, यहां होगा, इस कांच के खोखले गोले का। अच्छा, हर गोले का केंद्र होता है ना एकदम बीचों बीच सेंटर, तो ये जो कांच का जो खोखला गोला था, इस कांच के खोखले गोले का जो केंद्र होता है वो गोली दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, C से। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, C से। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा आप क्या देंगे कि दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये पूरा कांच का खोखला गोला था जिसका काट करके बनाया गया, तो इसका छोटा सा भाग न है, तो गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दो परिभाषा जान गए, दर्पण का ध्रुव और दर्पण का वक्रता केंद्र। तीसरा परिभाषा है आपका वक्रता त्रिज्या। अच्छा, वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फिर आ जाइए वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या का नाम सुने होंगे ना, 5 से त्रिज्या होने लगता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ, वक्रता त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होती है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। कितना आसान परिभाषा है,
वक्रता केंद्र किसे कहते थे? गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, और गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होती है उसकी त्रिज्या। अच्छा बताइए, इस गोले की त्रिज्या क्या होगी? यही ना होगी, यही त्रिज्या है ना, बताइए, यही त्रिज्या है ना। इस त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करेंगे? आर से, स्मॉल आर से। किससे प्रदर्शित करेंगे बेटा? स्मॉल आर से। अब यहाँ पे त्रिज्या क्या है? ये त्रिज्या है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ गए, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र समझ गए। अब आइए समझते हैं अभिलंब या नॉर्मल। क्या समझते हैं? अभिलंब। आज खाली सब परिभाषा समझ लीजिए, उसके बाद इसके आधार पर हम आपको आगे की चीजें पढ़ाएंगे। अभिलंब, जैसे कहीं हम अगर बोलें कि बेटा वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, तो आप वो समझ पाए। देखिए, गोलीय दर्पण, ये कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु को, गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु को केंद्र से, वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा दर्पण पर अभिलंब होती है। दर्पण पर क्या होती है? अभिलंब। जैसे अगर C से हम यहाँ पे मिला दें, C से हम यहाँ पे मिला दें, यहाँ मिला दें, यहाँ मिला दें, या C से हम यहाँ मिला दें, यहाँ मिला दें, तो ये सब क्या होता है? अभिलंब। यानी दर्पण का कोई भी बिंदु, यानी ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, कोई भी बिंदु, यहाँ दर्पण का कोई भी बिंदु, यहाँ पर कोई भी बिंदु ले लो, वो जब उसको C से मिलाएंगे, किससे? वक्रता केंद्र से मिलाएंगे, तो वह रेखा दर्पण पर क्या होती है? अभिलंब होती है। क्या होती है? अभिलंब। लेकिन ये वाली क्या है? त्रिज्या। ये वाली क्या है? त्रिज्या। और बाकी सब क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। ठीक है बेटा, अभिलंब समझ गए। नॉर्मल, नॉर्मल किसे कहते हैं? दर्पण के किसी भी बिंदु को, देखिए याद कुछ नहीं करना है, इसको दिखते जाइए। दर्पण के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा दर्पण पर अभिलंब होती है। दर्पण पर क्या होती है? अभिलंब होती है। चलिए, अभिलंब के बाद हमको मुख्य अक्ष, अभिलंब के बाद हमको क्या करना है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष को क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। फिर आगे लिख लीजिए, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को क्या कहते हैं? समझते जाइए और इंग्लिश याद जरूर करिए। प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष को क्या कहते हैं? दर्पण के वक्रता केंद्र को दर्पण के ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव को मिलाकर जो रेखा खींची जाती है वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष क्या है? ये क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है बेटा, अब इसको आगे बढ़ा दीजिए। ये क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। ये क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की परिभाषा बताइए देखकर। दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव को मिलाकर खींची जाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? दर्पण का मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है बेटा? मुख्य अक्ष। अच्छा, अब दोहराइए, दोहराइए मेरे साथ। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, मतलब जो परावर्तक पृष्ठ है, इसका मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ठीक है बेटा, और क्या बताए थे? गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होती है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और गोली दर्पण के किसी भी बिंदु को उसके वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा दर्पण पर अभिलंब होती है। और क्या बताए? दर्पण के वक्रता केंद्र को दर्पण के ध्रुव से मिलाकर खींची जाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। और फिर आइए दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, इसको लिख देते हैं, दर्पण का द्वारक। एपर्चर ऑफ मिरर, एपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? एपर्चर। क्या कहते हैं? एपर्चर ऑफ मिरर। इसको जरूर याद रखिए, एपर्चर ऑफ मिरर। कभी भी एग्जाम में अगर आपको ये लगे कि इस शब्द का क्या मतलब है, समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश पढ़े रहेंगे तो इंग्लिश पढ़ के तुरंत समझ जाएंगे क्या पूछा गया है। ठीक है, एपर्चर ऑफ मिरर को हिंदी में क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। दर्पण के
परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, व्यास मतलब क्या होता है, किसी भी गोले या वृत्त के अंदर जो सबसे बड़ी रेखा खींची जा सकती है उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। किसी भी वृत्त या गोले के अंदर जो सबसे बड़ी रेखा खींची जा सकती है उसे क्या कहते हैं, व्यास। जैसे जैसे देखिए, अगर हम ये वृत्त या गोला बना दें, इसके अंदर सबसे बड़ी रेखा कहां से खींची जाएगी, ये खींची जाएगी, ये जो केंद्र से होकर के गुजरेगी वही सबसे बड़ा व्यास कहलाती है। ठीक है, और इस ये परावर्तक पृष्ठ तो यहां से लेकर यहां तक ही है ना, इसका मान लीजिए नाम यम है, इसका नाम है यम डैश, मान लीजिए इसका नाम है यम, इसका नाम क्या है, यम डैश। तो इस परावर्तक पृष्ठ का व्यास कहां से खींचा जाएगा, यहां से, यहां से खींचा जाएगा, यहां से। ठीक है बेटा, यहां से केंद्र नहीं, यहां से नहीं, जो सबसे बड़ा होगा वही व्यास कहलाता है, जो सबसे बड़ा होगा वही व्यास। तो दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक या एपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। एक परिभाषा और पढ़ लीजिए, दर्पण का द्वारक। फिर आ जाइए, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, मुख्य फोकस आप लोग को ठीक से समझा देते हैं। कितनी परिभाषाएं आप पढ़ चुके, 5-6 परिभाषा पढ़ चुके ना। अब आइए मुख्य फोकस, इसको ध्यान से समझिएगा। मुख्य फोकस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। दर्पण का द्वारक को क्या कहते थे, एपर्चर ऑफ मिरर। क्या कहते थे, एपर्चर ऑफ मिरर। वक्रता त्रिज्या को क्या कहते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, वक्रता केंद्र को क्या कहते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, फिर आइए देखिए, ये आपका कौन सा दर्पण है, चलिए बताइए मानस, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है बेटा, अवतल दर्पण। ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है। क्या है, दर्पण का ध्रुव, पोल है। और फिर देखिए ये क्या है, दर्पण का केंद्र है। क्या है, केंद्र, सेंटर ऑफ मिरर, और वक्रता केंद्र। और ये बताइए ये क्या है, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाकर खींची जाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। अभिलंब तो गोली दर्पण के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा कहलाती थी ना, जो दर्पण पर अभिलंब होती थी। अब देखिए मुख्य फोकस किसे कहते हैं, दर्पण के इस गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को चलाओ, ये आई, ठीक है, और फिर ये आई। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जिस बिंदु से होकर के जाती हैं वो बिंदु दर्पण का क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। दर्पण का क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। ये मान लीजिए होकर के गई ये यहां से, और फिर ये यहां से होकर गई यहां से। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। तो इसकी परिभाषा क्या है, अच्छा देखिए, ये तो अवतल दर्पण के लिए है, और उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ कौन सा होता है, उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण के वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाकर खींची जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अच्छा, अब इसमें बताइए रेखा किधर से आएगी, इधर से आएगी, किधर से आएगी, इधर से आएगी ना, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ तो ये वाला पृष्ठ है। तो अच्छा देखिए, ये परिपाटी है कि दर्पण पर प्रकाश किरणें हमेशा बाईं तरफ से ही पड़ती है, कभी दाईं तरफ से नहीं पड़ती, हमेशा बाईं तरफ से ही पड़ती है। अच्छा, तो देखिए ये आ गया, हाँ, प्रकाश किरणें, ये आ गया प्रकाश किरणें। अब उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसका मतलब उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा,
आभासी जहां प्रतीत होता है वहां आभास होना जैसा है ना, वहां आभासी प्रतिबिंब होता है। जहां वास्तव में मिल जाता है वहां कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। बताए थे ना प्रतिबिंब का दो प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। और जहां वास्तव में बिंदु आकर के मिल जाता है किरणें किसी बिंदु पर, वहां वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। जहां किसी बिंदु पर वास्तव में आकर प्रकाश किरणें मिलती नहीं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहां कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता है। तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, यहां से इसका परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे देखिए ये जाएगा ऐसे और ये जाएगा ऐसे, ऐसे ऐसे आया, ऐसे जाएगा। तो मान लीजिए ये आपका यहां से मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है और ये आपका यहां से मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस, फोकस कहलाता है। समझ गए ना उत्तल दर्पण में। ये देखिए ये मिला नहीं, एक्यूरेट, देखिए एक्यूरेट मिला तो यहाँ पे ना, ये मिला नहीं बल्कि मिलता हुआ प्रतीत हुआ। इस तरीके से मुख्य फोकस किसे कहते हैं, दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, एफ कहते हैं। मुख्य फोकस की परिभाषा समझ में आई, कैसे देंगे मुख्य फोकस। अब देखिए ऐसे नहीं दे पाएंगे ना, देंगे क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या जिस बिंदु से आती मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है। मुख्य फोकस के बाद आ जाइए फोकस दूरी। क्या आ जाएगा, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। फोकस दूरी को क्या कहते हैं बेटा, फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो इसमें फोकस दूरी क्या होगी, ये एफ, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं और स्मॉल एफ लिखा है तो इसका मतलब क्या है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। देखिए ये दोनों बहुत जरूरी याद करिएगा, मुख्य फोकस और फोकस दूरी, ये बार बार आएगा। तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, पे समांतर मतलब एक दूसरे को कहीं काटेंगे नहीं, समांतर मतलब एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं। संपाती का मतलब क्या बताए थे, एक दूसरे के ऊपर से ही जाएंगी, कोइंसिडेंट कर जाएंगी। और समांतर मतलब पैरेलल जाएंगी, कहीं भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, इतनी सारी डेफिनेशन आप पढ़ लिया। एक डेफिनेशन और पढ़ लीजिए, फोकल तल, फोकस तल। लास्ट डेफिनेशन आपको क्या पढ़ना है, फोकस तल। फोकस तल, फोकल प्लेन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, फोकल प्लेन। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का केंद्र, दर्पण का मुख्य फोकस, दर्पण का फोकस दूरी, कलई। अब तो बना लेंगे सब फटाफट ना दर्पण। अच्छा, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर खींची जाने वाली रेखा जो मुख्य अक्ष पर लंब होती